हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। बेंजिन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, समझो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्राइटेरिया है, समझो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज इस टॉपिक में हम स्पेशली क्या सीखेंगे, जो भी आपके पास इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या ना कि कौन पोर्शन क्या ना कि किस पे डिपॉजिट होगा। ये ऑब्जेक्टिव में सबसे अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। तो आओ देखो इसको कैसे डिस्कस किया जाएगा। ओके, यानी मेरा समझाने का इसमें टॉपिक का मतलब ये है कि इस पोर्शन को देखो हम लोग क्या कहते हैं। इसमें बेटा ये जो पोर्शन होता है ये एनोड होता है और इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, कैथोड कहा जाता है। ओके, तो कैथोड पे क्या चार्ज होता है, कैथोड पे चार्ज होता है, ऐसे आप याद करो। एक मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है NCR, और इसको देखो याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है बेटा मेरे पास पाव है। ओके, तो इस वाले का मतलब हो गया पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन और NCR का बेटा मतलब है नेगेटिव कैथोड रिडक्शन। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो हमें ये समझना है इस टॉपिक में कि जो भी आपके पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट दिए जाएंगे, ओके, जो भी इलेक्ट्रोलाइट दिए जाएंगे तो देखो इलेक्ट्रोलाइट में दो हैं समझो, एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। तो कैटायन कहाँ डिपॉजिट होगा और एनायन कहाँ डिपॉजिट होगा। ओके, तो मुझे यही इसको सीखना है समझो। तो इसमें हम लोग दो केस में स्टडी करेंगे। एक केस फर्स्ट होगा मोल्टेन स्टेट होगा और दूसरा केस होगा एक्वस फेज का होगा। ओके, तो आओ देखो सबसे पहले हम लोग केस 1 में स्टडी करते हैं। केस फर्स्ट ले लेते हैं, मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट देखो, तो मान लो कि सपोज हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl है। ओके, हमने इसमें क्या रखा हुआ है, NaCl। तो मोल्टेन का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ये प्लस में टूटेगा और माइनस में टूटेगा, मतलब Na प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा। ओके, तो अब जरा इसको तोड़ो देखो यहाँ पर, तो ये प्लस हो गया और ये Cl माइनस हो गया। तो प्लस वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, अपोजिट चार्ज के पास जाएगा, यानी प्लस जाएगा तुम्हारे पास, यानी कैथोड के पास जाएगा। और बेटा Cl माइनस कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। ओके, क्लियर हो गया। देखो कैथोड में C दिखता है, कैथोड में क्या दिखता है, C, तो C स्टैंड्स फॉर कैटायन। तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैटायन डिपॉजिट होगा। तो ये भी देखो याद करने का शॉर्ट ट्रिक हो गया। और एनोड में A छिपा हुआ है, तो एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, एनायन डिपॉजिट होगा। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो कैथोड पर एक्चुअल में होता क्या है, रिडक्शन होता है। तो देखो इसमें कैसे स्टेट तुम्हें फॉलो करना होगा। तो इसमें आप ये लिख सकते हो एट कैथोड, अगर स्टेट क्या ना मोल्टेन स्टेट होगा तो ये स्टेट फॉरवर्ड केस होता है, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगा। तो कैथोड पे जरा देखो, तो कैथोड पे बेटा क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या डिपॉजिट होगा, Na डिपॉजिट होगा। तो Na का देखो क्या होगा तुम्हारे पास, Na और ये प्लस, इसको बैलेंस करोगे एक इलेक्ट्रॉन से, सही है ना। और ये कहाँ डिपॉजिट होगा, Na सॉलिड में डिपॉजिट होगा। अंडरस्टैंड हो गया। ऐसे ही तुम्हारे पास देखो क्या आएगा, ये कैथोड का रिएक्शन हो गया, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा, एट एनोड हो जाएगा। देखो तो बेटा एनोड का मतलब क्या हो गया, A स्टैंड्स फॉर एनायन, A स्टैंड्स फॉर एनायन। तो एनायन बचा क्या, देखो Cl बचा। एनोड पर होता क्या है समझो, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये तुम्हारे पास Cl माइनस हो गया, तो Cl जाएगा समझो Cl2 में, Cl2 गैस में समझो। ओके, इसको बैलेंस करोगे तो हाफ हो गया। और यहाँ पर क्या जोड़ दोगे स्पेशली आप बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दोगे। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन को राइट साइड में और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन को रिएक्टेंट साइड में रखते हैं। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो इसमें अगर आप प्रोडक्ट क्राइटेरिया समझोगे तो प्रोडक्ट क्राइटेरिया में कैथोड पे डिपॉजिट हुआ सोडियम और एनोड पे Cl2 गैस इवॉल्व, एनोड पे Cl2 गैस इवॉल्व। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो ये तुम्हारे पास अंडरस्टैंड हो गया अच्छे से। अब देखो इसमें एक और एग्जाम्पल करते हैं बेटा। जैसे मान लो तुम्हारे पास मोल्टेन CuBr दिया गया, ठीक है। हमें इसका बताना है कि कौन कहाँ डिपॉजिट होगा। ओके, तो पहले इसको तोड़ो अच्छे से। इसको आप तोड़ोगे तो ये समझो टूटेगा तुम्हारे पास Cu++ और ये टूटेगा बेटा Br- में टूटेगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो एक कैटायन है और एक एनायन है समझो। तो कैटायन कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, यानी कैटायन में वर्ड छिपा हुआ है C, तो C से क्या डिपॉजिट होगा समझो, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन का बेटा। तो ये हो जाएगा कॉपर 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड में समझो। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो एट एनोड,
एट एनोड, एनोड पर समझो ब्रोमीन इवॉल्व होगा, ब्रोमीन क्या ना गैसेस फॉर्म में समझो, तो एनोड पर कौन सी गैस इवॉल्व होगी, ब्रोमीन। तो इसका एनोडिक इक्वेशन लिख लिया जाए, तो बेटा ये हो जाएगा Br, और ये डिपॉजिट होगा Br2 में, ये देखो माइनस है यहाँ पर, इसको बैलेंस करोगे, 2 ब्रोमीन है ना, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ओके, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाओगे, राइट साइड में। ओके, कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर एक माइनस है, एक माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कितने हैं, 2 माइनस हैं, तो 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करोगे। तो देखो ये सिंपलेस्ट पैटर्न है। अगर मोल्टेन स्टेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसका चार्ज होगा वैसे उसको अपोजिट चार्ज क्या कर दो, डिपॉजिट करा दो। यानी कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, एनोड पे क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी, कौन सी गैस, ब्रोमीन गैस। तो मोल्टेन वाले में समझो कोई इशू नहीं है, जो मेन सबसे इशू आता है अक्वस फेज में आता है, क्योंकि अक्वस में क्या होता है ना, 2-2 सिचुएशन आता है, मतलब उसमें 2-2 कैटायन आएंगे और 2-2 एनायन आएंगे। तब उसमें शर्त ये होगा कि कैटायन में पहले कौन डिपॉजिट होगा और एनायन में पहले कौन डिपॉजिट होगा, तो उसको बेटा बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बोला जाता है। ओके, तो पहले यहाँ तो नोट कर लो। तो इसमें देखो व्हेन अक्वस मीडियम, तो केस हम लोगों ने क्या स्टडी किया, मोल्टेन का केस स्टडी कर लिया। तो मोल्टेन क्या ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, केस 2 से ही ज़्यादातर क्या ना क्वेश्चन पूछा जाता है। केस 2 में क्या स्पेशली देखो व्हेन अक्वस मीडियम। ओके, तो इसमें भी क्या ना देखो 2 सिचुएशन है, यानी अक्वस का मतलब ये हो गया कि इसमें भी आपके पास 2-2 कैटायन आएंगे और 2 बेटा एनायन आएगा। तो शर्त ये है कि कैटायन में भी सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा और एनायन में भी सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा। तो इसी को देखो समझने के लिए क्या ना कि हमने इसमें केस बनाया है। आप इस केस को देखो स्पेशली लिख सकते हो बेटा, ये कैटायन वाला केस है। ओके, तो कैटायन में देखो कुछ हमने यहाँ पर वैल्यू ऐसे नोटिस किया है, इसको आप नोट कर सकते हैं। व्हेन 2 डिफरेंट आयंस आर प्रेजेंट इन सोल्यूशन, ओके, देन दैट आयन विल माइग्रेट फर्स्ट हुज एसआरपी इज हायर। आप इसी को अंडरलाइन कर लीजिए, यानी कैटायन में भी, कैटायन में मतलब पहले, कैटायन का मतलब समझो कहाँ जाएगा, कैथोड पे, क्योंकि कैटायन में क्या छिपा हुआ वर्ड, सी बेटा, ट्रिक पकड़ में आ रहा है ना, कैटायन में क्या छिपा हुआ है, सी, और सी से कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। और कैथोड में भी स्पेशली क्या ना, जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो डिपॉजिट होगा कैथोड पे। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो एनायन में क्या ना, देखो इसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, तो इसको आप बेटा शॉर्ट में लिख सकते हो। एसआरपी का मतलब बेटा ये होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। एसआरपी वैल्यू क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है उसमें एसआरपी वैल्यू सभी का दिया गया है। जैसे लिथियम का क्या होता है, माइनस का 3.05 वोल्ट होता है। ओके, फ्लोरीन का क्या होता है, 2.85 वोल्ट होता है। तो आपको याद नहीं करना वैल्यू, ये आपको एग्जाम में वैल्यू दिया जाता है। अभी आप जरा नोटिस करिए मेरे को। और देखो बेटा एनायन में क्या स्पेशली होता है, तो एनायन को क्या ना, ये प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, पीडीटी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। पीडीटी का फुल फॉर्म बेटा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो मेरा इसमें एक शॉर्ट ट्रिक याद करने का है, मतलब एनायन में क्या ना, आपको बस इतना ही दिया जाएगा। मतलब एनायन को देखो अगर ये आप याद कर लेते हो, ये याद कर लेते हो, तो समझो क्या ना कि आपका काम बल्ले बल्ले हो जाएगा। देखो इसका याद करने का मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा, स्नो सीबीआई, याद कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसको आप ऐसे याद कर लो, एस मतलब क्या हो गया, सल्फेट, ठीक है, और यहाँ पर एन से याद कर लो, और ओ हो, ओ मतलब तुम्हारा OH हो गया, सी से मतलब Cl, बी से मतलब ब्रोमीन, आई से मतलब आई। तो इसको याद कर सकते हो, स्नो सीबीआई, याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक है। तो ये देखो इसी को क्या ना कि आपके पास एनायन में यही केस मिलेगा समझो। तो याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या हो गया, स्नो सीबीआई। एस मतलब बेटा सल्फेट, एन बोले तो नाइट्रेट, OH बोले तो ओहो, O बोले तो OH माइनस, और यहाँ पर C स्टैंड्स फॉर Cl माइनस, B स्टैंड्स फॉर Br माइनस, I स्टैंड्स फॉर I माइनस। और देखो इस ट्रिक से क्या ना कि तुम्हारा क्या ना कि इतने भी CUT के एग्जाम होंगे, अदर समझो JEE होता है, नीट होता है, तो ये तुम्हारा क्या ना शॉर्ट ट्रिक बड़ा फेमस है समझो, मतलब काम करेगा अच्छा खासा। स्नो सीबीआई, क्या ट्रिक है बेटा, स्नो सीबीआई। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो इसी पर क्या ना मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ओके, तो जैसे क्या ना कि तुम्हारे पास बेटा क्वेश्चन आता, सपोज तुम्हारे पास सपोज क्या ना क्वेश्चन आएगा अक्वस NaCl बेटा, जैसे तुम्हारे पास क्या है अक्वस NaCl है समझो, ठीक है, क्या बेटा है अक्वस NaCl है, क्या है अक्वस NaCl है। तो देखो इसमें अक्वस का मतलब पानी होता है, अक्वस बोले तो पानी। अब देखो क्या ना, इसको जरा तोड़ो अच्छे से बेटा, अगर तोड़ोगे तो इस पे क्या आएगा, Na पर प्लस आएगा,
और क्या होगा, H पर भी आएगा। देखो ये तुम्हारा NaCl से क्या मिलेगा, और ये हो जाएगा Cl माइनस। इसको तोड़ोगे पानी को, तो बेटा पानी को तोड़ोगे तो क्या आएगा, OH माइनस आ गया। समझ में आया? देखो इसमें कितना आ गया, दो कैटायन आ गए और दो एनायन आ गया। तो इसीलिए क्या ना, जब एक्वस वाला सिचुएशन आएगा तो दो कैटायन आते हैं और दो एनायन आते हैं। अब शर्त यह है कि इन दोनों में से, क्योंकि हमें कैटायन मालूम है, कैटायन कहाँ डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। कैटायन यानी कैटायन स्टैंड्स फॉर कैथोड। कैटायन में क्या छिपा हुआ है, C, तो C कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। और एनायन में A छिपा हुआ है, तो A कहाँ जाएगा, एनोड पे। अब जरा देखो, तो इन दोनों में सबसे पहले कौन जाएगा, तो जरा मैंने देखो क्या लिखवाया इसमें, SRP जिसका ज्यादा होगा। अब Na प्लस में और H प्लस में कैसे तैयार करोगे, किसका SRP ज्यादा होगा। देखो बेटा स्पेशली क्या ना, मेरे को समझो अच्छे से, हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, हाइड्रोजन उनसे सबसे ज्यादा वैल्यू रखता है। क्योंकि हाइड्रोजन का नोटिस करो, E0 वैल्यू जो होता है H प्लस और ये H2 कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है बेटा। समझ में आया? और जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे एक्टिव मेटल्स याद करने का देखो क्या ना, कि जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैंगनीज हो गया स्पेशली, इसके बाद से एल्युमिनियम हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स। यानी ग्रुप 1 के मेटल्स हो गए और ग्रुप 2 के मेटल्स, दीज आर द एक्टिव मेटल्स। ये हाइड्रोजन से क्या होते हैं ना, वैल्यू उनका लोअर होता है। क्या होता है, लोअर होता है। तो इतना बेसिक क्लियर हो गया। बस इतना याद कर लो कि एक्टिव मेटल्स जो होते हैं हाइड्रोजन से SRP वैल्यू क्या रखते हैं, लोअर रखते हैं। तो हाइड्रोजन का SRP वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड में बेटा। तो इसका देखो इक्वेशन कुछ ऐसे लिखोगे आप, तो आप यहां पर इक्वेशन लिख लीजिए, एट कैथोड। तो कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, Na और H प्लस में हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जब डिपॉजिट होगा तो स्पेशली देखो ये H प्लस हो गया, ये कहाँ डिपॉजिट होगा, H2 में। समझो इसको बैलेंस करोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस H प्लस हो जाएगा। ओके, और यहाँ इसको बैलेंस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इस बार यानी कि तुम्हारे पास Na डिपॉजिट नहीं होगा। अंडरस्टैंड हो गया? लेकिन जब मोल्टेन था तो Na डिपॉजिट हो रहा था, लेकिन जैसे ही एक्वस वाला केस आता है तो यहाँ पर Na डिपॉजिट नहीं होगा। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा यहाँ पर। अब जरा देखो इसमें Cl माइनस है और OH माइनस है, तो एनायन कहाँ डिपॉजिट होते हैं, एनोड पे। एनायन बेटा कहाँ डिपॉजिट होगा, एनोड पे। तो A से मतलब एनोड। अब देखो Cl डिपॉजिट होगा पहले कि OH माइनस डिपॉजिट होगा। देखो स्नो CBI, सल्फेट NO3OH। देखो तुम्हारा OH यहाँ पर है और बेटा ये Cl है, तो ये क्या है ना, देखो तुम्हारा डिस्चार्ज का यानी कि पहले डिपॉजिट होने का समझो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो यहाँ पर कौन आएगा, पहले Cl आएगा, यानी एनोड पे कौन जाएगा, Cl जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बेटा, यहाँ पे एट एनोड। तो एनोड पे जरा देखो कौन जाएगा, Cl जाएगा बेटा। तो Cl का क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये Cl2 में जाएगा इससे कुछ, इसको बैलेंस कर लो बेटा यहाँ पे। तो ये Cl माइनस हो गया, 2 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आप कहाँ जोड़ोगे, राइट साइड में। अंडरस्टैंड हो गया? तो कैथोड पे समझो क्या ना कि गैस इवॉल्व होगा। कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगा, H2 गैस। एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, Cl2 गैस। यानी इस बार मोल्टेन से बिल्कुल डिफरेंट है। अंडरस्टैंड हो गया? अब देखो जरा इसमें क्वेश्चन और पूछता है कि आपके सॉल्यूशन में, देखो ये इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यानी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, कैथोड पे H2 गैस इवॉल्व हो गया, एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगा, Cl2। तो इनमें से क्या ना कि हर साल हर सेट में क्या ना कोई क्वेश्चन आपको बना के देगा समझो। तो इसमें ये केस बड़ा फेमस है। तो एक्वस NaCl में कैथोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है, एनोड पे कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो देखो अच्छे से इसको समझ लेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे। अब देखो इसमें तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है बेटा कि सॉल्यूशन के अंदर यानी सॉल्यूशन कैसे बिहेव करेगा, एसिडिक बिहेव करेगा या बेसिक बिहेव करेगा। जरा इसमें चेक करो। देखो बेटा इसमें कहना कि ये तुम्हारा ये खत्म हो गया, H प्लस खत्म हो गया ना, H प्लस को क्रॉस कर दो। इधर से देखो तुम्हारे पास क्या खत्म हो गया, Cl खत्म हो गया। तो बचा क्या तुम्हारे पास, Na बचा, OH बचा। तो ये आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो क्या दिखेगा बेटा, NaOH दिखेगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा दिखेगा, या कह सकते हो कि सॉल्यूशन, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक या बेसिक। नेचर ऑफ सॉल्यूशन बेटा NaOH हो गया ना, तो NaOH क्या शो करता है, बेसिक को शो करता है। क्या शो करता है, बेसिक को। अंडरस्टैंड हो क्या? तो इतना नोट कर लीजिए आप।
बेटा इसमें देखो दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। एक अक्वस कॉपर सल्फेट विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास है कुछ ऐसे है, अक्वस कॉपर सल्फेट विथ कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो आइए जरा इसको पहले डिस्कस करते हैं। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब जानते हैं इसमें बेटा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, तो जरा देखो इसमें कैसे डिस्कस करेंगे। तो पहले वाले में जरा देखो, इसमें भी अक्वस है, तो अक्वस बोले तो पानी, अंडरस्टैंड हो गया। तो मतलब इसमें आपके पास कुछ ऐसे टूटेगा, ये देखो कॉपर 2+ में टूटेगा, सही है यहाँ तक। और बेटा क्या टूटेगा यहाँ पर? SO4 2- में। और पानी से क्या मिलेगा मेरे को? H+ मिलेगा। और पानी में क्या होता है? OH- होता है बेटा। क्या होता है? OH- होता है। अंडरस्टैंड हो गया। अब जरा देखो क्या है ना कि इसमें भी देखो दो दो कैटायन हैं, और क्या है? दो दो एनायन है। अब समझो कॉपर क्या होता है ना, ये डी ब्लॉक वाले हैं। तो कॉपर का जो इनॉट वैल्यू होता है, कम से कम हाइड्रोजन का, जिंक का और फ्लोरीन, कुछ 2-4 याद रहेगा ना तो आसानी से क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। तो बेटा कॉपर का जो इनॉट वैल्यू होता है पॉजिटिव होता है, यानी 0 से क्या है ना ज़्यादा होता है। 0 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो कैटायन कहाँ डिपॉजिट होगा? कैटायन में C स्टैंड्स फॉर कैथोड। समझो C कहाँ जाएगा? कैथोड पे। कैथोड पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो बेटा इसमें क्या ना कि कॉपर में और हाइड्रोजन में कौन जाएगा? बेटा C हो जाएगा। तो इसमें ऐसे लिख लो, एट कैथोड, एट कैथोड। तो कैथोड में यानी कि कॉपर का जो SRP वैल्यू क्या होता है? ज़्यादा होता है, यानी 0.34 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.34 वोल्ट होता है। वो पेपर में आपको दिया जाएगा, आपको याद नहीं करना है, समझो। तो कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन बेटा होगा। तो Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ डिपॉजिट होगा? कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट होगा। अंडरस्टैंड हो गया। अब देखो तो कैटायन का केस खत्म हो गया। आ जाओ बेटा एट एनोड पे। एनोड जरा देखिए, तो एनोड में क्या ना दो दो एनायन है, समझो। तो अब सल्फेट है, OH- है। सल्फेट और OH- से ट्रिक्स याद करो, स्नो CBI। तो पहले क्या ना सल्फेट आता है, फिर नाइट्रेट आता है, फिर ओह आता है। ओह बोले तो OH-। अंडरस्टैंड हो गया। तो देखो इसका इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगा, ये OH-, ये जब टूटेगा तो समझो क्या ना पहले पानी प्लस समझो O2, ठीक। इसको जब बैलेंस करोगे तो बेटा यहाँ पे 4 OH- लगेगा, और यहाँ पर क्या करोगे? 4 हाइड्रोजन हो गया ना, तो इसको बैलेंस करोगे तो 2 से। ओके, देखो 4 ऑक्सीजन, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से। अब देखो यहाँ पर क्या ना कि एक OH- का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे कितने OH- हैं? 4 OH- हैं। तो 4 OH- इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे बेटा? राइट साइड में, क्योंकि पहले वाले में इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड में, तो दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ोगे? राइट साइड में। तो देखो हमें क्या ना कि ये वाली, इसको पकड़ो, ये क्या दिखता है? O2। तो एनोड पे क्या इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन। एनोड पे बेटा क्या इवॉल्व होगा? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस क्या इवॉल्व होगी? एनोड पे। कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा? कॉपर। अब जरा समझो कि सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। तो देखो यहां से क्या कट गया? कॉपर कट गया। यहां से क्या कट गया? OH। इधर बचता है H। तो बेटा H से बनेगा सल्फेट, तो क्या दिखता है? H2SO4। तो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा? ये बेटा सॉल्यूशन बिहेव करेगा एसिडिक की तरह। तो देखो ये सब पेपर में क्या ना ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछ लेता है। तो आपका समझो क्या ना, ये दिमाग में समझो कि पैटर्न समझ में नहीं आता कि क्या होगा इसमें, कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या ना इलेक्ट्रोलाइसिस है, समझो। ये क्वेश्चन क्या ना कि ऑब्जेक्टिव को लेकर के बड़े फेमस क्वेश्चन है। अदर क्या ना कि CUET हो गया, जेनिट में क्या ना ये सब चीजें पूछता रहता है, समझो। ये आपके बोर्ड में भी क्या ना बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ओके, व्हाट अबाउट दिस एग्जाम्पल है अक्वस। देखो इसमें क्या ना इलेक्ट्रोड का बेटा फर्क पड़ता है, समझो। उस वाले में क्या था ना, इनर्ट इलेक्ट्रोड था। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर इनर्ट है तब। इसमें क्या ना कि देखो तुम्हारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसका सोल्यूशन है, और उसी का क्या बेटा? इलेक्ट्रोड है। अंडरस्टैंड हो गया। देखो जिसका यानी इलेक्ट्रोलाइट है उसी का क्या दिखता है? इलेक्ट्रोड दिखता है। देखो इसको कैसे डिस्कस करोगे? तो बेटा इसमें आपके पास कुछ ऐसे है, कॉपर 2+ है और ये सल्फेट 2- बेटा। ओके, तो देखो जिसमें सेम इलेक्ट्रोड होता है तो सेम इलेक्ट्रोड वाले में उसी का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का होगा रिडक्शन। क्लियर हो गया? क्योंकि इसमें क्या ना ये इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट करता है। तो जरा इसमें देखो कैसे होगा। तो ये एट एनोड पहले लिख लो अच्छे से। तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है।
तो बेटा ऑक्सीडेशन कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कहाँ जाएगा, कॉपर 2+ में, और बैलेंस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से। तो सेम इलेक्ट्रोड वाले में फंडा ये होता है, उसी का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का होगा रिडक्शन। तो इसी वाले का करा दो तुम रिडक्शन बेटा। तो Cu2+ हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ये कहाँ डिपॉजिट होगा, कॉपर सॉलिड में। ये रिएक्शन कौन सी है, ये हो जाएगा एट कैथोड। अंडरस्टैंड हो गया। देखो इसमें थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो जिसका इलेक्ट्रोड होगा और जिसका इलेक्ट्रोलाइट होगा, उस वाले में जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसी का होगा ऑक्सीडेशन और उसी का होगा बेटा रिडक्शन होगा। मतलब यहाँ पर क्या है ना कि कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा बेटा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा कॉपर। ऐसे समझो यहाँ पर, जैसे तुम्हारे पास ये कुछ डायग्राम दिखता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, दिखता है ना, तो बेटा इसमें क्या ना ये वाला पोर्शन एनोड कहलाता है और ये वाला बेटा क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो इसमें से क्या ना, देखो ये कॉपर ही तुम्हारा, कॉपर का ही तो इलेक्ट्रोड है ना, तो कॉपर का यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो मतलब कॉपर क्या है ना, सोल्यूशन में 2-2 प्लस छोड़ेगा और 2-2 प्लस छोड़ेगा तो ये क्या करेगा, कैथोड में 2-2 जाके समझो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो इस वाले में क्या हो रहा है, कॉपर 2-2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके सॉल्यूशन में छोड़ेगा Cu2+ को, और सॉल्यूशन से Cu2+ क्या करेगा, कैथोड उठाता जाएगा समझो। अंडरस्टैंड हो गया। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एनोड का रॉड होगा ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा और यहाँ पर ये सब्सटेंस मोटा होता जाएगा समझो यहाँ पर। अंडरस्टैंड हो गया। तो ये आपके पास समझो कुछ ऐसे है। आइए मैं कुछ आपको इस पे होमवर्क करा देता हूँ, ठीक है। बेटा इसमें देखो क्या ना कि आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप स्पेशली क्या ना कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें मैं कहना कि ये थोड़ा सा स्पेशल एग्जांपल दिखता है, डायल्यूट H2SO4। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया था, तो थोड़ा मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्योंकि ये वाले जो केस है एज यूजुअल है समझो। क्वेश्चन एक बार जरा समझ लीजिए अच्छे से। अक्वस NaOH विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मतलब ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है और ये आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है समझो। तो इसका में यानी कि कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा और बेटा एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा। इसमें क्या ना कि एक पॉइंट और एक कॉलम और बना सकते हैं, यानी कि आपका नेचर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, एसिडिक होगा कि बेसिक होगा। क्लियर हो गया। तो देखो मैं आपको क्या ना कि ये वाला केस इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करा देता हूँ। डायल्यूट H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड समझो। ओके, इसमें देखो 2 केस बनते हैं, एक डायल्यूट H2SO4 का आएगा और एक कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का पूछता है। तो देखो मैं ये वाला केस करा देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है बेटा। देखो डायल्यूट H2SO4 जरा देखो, इसको ब्रेक करो जरा। इसको जब ब्रेक करोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसे टूटेगा समझो। ये बेटा H+ में टूटेगा और ये सल्फेट SO4 2- में टूटेगा। अब डायल्यूट का मतलब क्या होता है ना, पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। डायल्यूट का मतलब क्या होता है, पानी की मात्रा ज़्यादा है। अब इसमें पानी भी है समझो। बेटा पानी होगा तो पानी से क्या मिलेगा, H+ मिलेगा और क्या मिलेगा, OH- मिलेगा। अब जरा देखो, तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस प्लस बेटा कहाँ जाएगा, प्लस जाएगा समझो कैटायन। कैटायन कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। तो बेटा कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे जाएगा समझो H+, यानी रिडक्शन होगा, ठीक है। और ये डिपॉजिट होगा H2 में। इसको बैलेंस करना है उससे। ओके, अब देखो ये सल्फेट है और ये OH- है एट एनोड समझो। तो इसको ऐसे ट्रिप बनाओ स्नो CBI से, ठीक है। तो सल्फेट और OH- में कौन जाएगा बेटा, यहाँ पर OH-। देखो ये OH- जाएगा तो ये कुछ ऐसे पानी और क्या है ना ऑक्सीजन, और इसको बैलेंस करोगे तो 4 हो जाएगा। और बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, और इसको बैलेंस करोगे तो 4 इलेक्ट्रॉन से। अंडरस्टैंड हो गया। तो इसमें जरा देखो, कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, ऑक्सीजन गैस। ये हो गया डायल्यूट H2SO4 का हो गया। इसका ठीक क्या है ना कि जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आता है, आओ जरा उसको भी कर लो अच्छे से, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, आओ इसको जरा करते हैं, ठीक है। देखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखो यहाँ पर। इस वाले केस में क्या करोगे, देखो इसमें सिर्फ क्या है ना पानी को छोड़ दोगे आप, H+ हो गया और ये SO4 2- है। तो कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन ही जाएगा। अंडरस्टैंड हो गया। तो ये बेटा H+, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कहाँ जाएगा, हाफ H2 बैलेंस कर लो, ऐसे बैलेंस हो गया।
कैथोड पे क्या है, हाइड्रोजन गैस समझो, ये अलग से याद कर लो इसको, ये एक स्पेशल केस है। तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले में SO4 2- जाएगा बेटा यहाँ पर H2O8 में। अगर इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर क्या लगा दोगे 2, और इस पे चार्ज होता है समझो 2- होता है, ठीक है, H2O8 2-। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शनल केस बेटा, इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। क्या इसका नाम आएगा, मार्शल एसिड बेटा। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो सबके गलत हो जाते हैं, इसको आप अलग से घोल के पी जाइए। ये सल्फेट, इसको बैलेंस कर लो, देखो यहाँ पर कितना चार्ज है, एक सल्फेट पे 2- है, ऐसे कितने हैं 2, तो यहाँ पर भी कितना बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पर लगाओगे 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। अंडरस्टैंड हो गया, इसको नोट कर लो अलग से बेटा, ये है मार्शल एसिड। क्या है, मार्शल एसिड। इसी को क्या ना, अगर यहाँ H2 लगा दोगे, क्या लगा दोगे H2, तो इसी को बोलते हैं परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। यानी इसी में क्या है ना, कि अगर आप ऐसे लगा दोगे H2O8, देखो 2 हाइड्रोजन हट गया ना बेटा, इस पे क्या चार्ज आ गया, -2 आ गया बेटा, इसका नाम है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसी को क्या है ना, क्या बोलते हैं, मार्शल एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मार्शल एसिड। तो देखो मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस वाले जितने भी केस है, मैंने सारे केस करा दिए हैं। तो इसमें क्या ना, ये वाला केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अलग से याद कर लीजिएगा। ओके, बेटा इसमें देखो क्या ना कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फैराडेज लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए क्या ना कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो हमारी सिलेबस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडेज के 2 लॉ आते हैं, एक फैराडेज फर्स्ट लॉ आता है और एक फैराडेज सेकेंड लॉ आता है। तो मेनली जो फैराडेज फर्स्ट लॉ है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा। ओके, तो ये आप देखो कैसे इसको समझोगे यहाँ पर। तो फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस को देखो हमें कैसे समझना है। तो जैसे इसमें स्पेशली देखो क्या है ना कि इलेक्ट्रोलाइसिस का जो डायग्राम होता है, आप उसी को फॉलो करते हैं। तो ये आपके पास क्या है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो ये देखो कुछ ऐसे इसमें कॉन्सेप्ट है, ये आप एक्सटर्नल सोर्स से क्या ना इसको जोड़ देते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल वाले से ठीक अपोजिट होता है ये। अंडरस्टैंड हो क्या। तो देखो ये कहानी कुछ ऐसे इसमें है बेटा, ये एनोड और ये आपके पास क्या है ना, कैथोड है। तो फैराडेज का लॉ इसमें कहता है कि जब आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो देते हो, ठीक है, जो आप बाहर से जिसमें सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप जो प्रोवाइड कराते हो, तो क्या है ना कि कैथोड पे क्या है ना, मास डिपॉजिट होगा कैटायन का, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, मास डिपॉजिट होगा। तो इसमें फैराडे का स्टेटमेंट ही कहता है, स्पेशली फैराडे का स्टेटमेंट ये स्पेशली कहता है। तो देखो इसमें स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है, मास, इसका स्टेटमेंट लिख ले आप सभी लोग, इसका स्टेटमेंट आप लिख ले, मास ऑफ द सब्सटेंसेस। यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या हो सकता है, तो सिंपलेस्ट लाइन आप लिख सकते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंसेस लिबरेटेड और डिपोजिट, मास ऑफ द सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट कैथोड is directly proportional to the charge passed through in solution। देखो इसका सिंपलेस्ट मतलब क्या है ना कि आप स्पेशली इसमें जितना इसमें चार्ज दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, जितना इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, उतना ही कैथोड पे क्या होगा बेटा, मास डिपॉजिट होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जितना ज़्यादा इसमें पास करोगे कैथोड पर क्या होगा, उतना ही मास बेटा यहाँ पर डिपॉजिट होगा। अंडरस्टैंड हो क्या। तो हमें स्टेटमेंट से ही समझ में आता है कि जैसे क्या ना कि जितना ज़्यादा आप समझो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे सॉल्यूशन में, उतना ही मास क्या होगा, कैथोड पे लिबरेट करेगा या डिपॉजिट करेगा। ये इसका एक्चुअल मीन हो गया। तो देखो इसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कुछ ऐसे आएगा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये मास कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पे। तो कितना मास कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ये इसने क्या है कि फैराडेज ने इसको कैलकुलेट किया सब। ओके, अब जरा देखते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करोगे, या आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि जैसे क्या ना कि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो सपोज, तो कैथोड पे कितना ज़्यादा मास इलेक्ट्रो डिपॉजिट होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फैराडेज के फर्स्ट लॉ से।
प्रोपोर्शनलिटी जब हटाओगे तो कांस्टेंट जोड़ोगे, मतलब चार्ज का सिंबल क्या है ना, क्यू होता है। चार्ज का सिंबल क्या होता है, क्यू। और इस क्यू को जरा तोड़ दोगे तो क्या आएगा, जेड इंटू आई इंटू टी दिख जाएगा। बेटा इसमें क्या ना, वेयर जेड को लिख लो इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। ओके, आओ पहले इसको अलग से समझो, जरा देखो। तो बेटा जेड क्या हो जाएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जरा इसको समझो, ये क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई फैराडेज कांस्टेंट बोले तो बेटा 96,500। ठीक है, ये आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जेड क्या कहलाएगा इसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाई 96,500 कूलम होता है ये वैल्यू। अब जरा देखो इसको क्या ना, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, इसका सिंबल ई होता है बेटा। क्या होता है इसका, ई। इसको जरा अलग से समझ लो, इसको आप देखो यहाँ समझ लो। तो ई क्या होगा तुम्हारे पास, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंसेस डिवाइड बाई एन फैक्टर। इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पर, मोलर मास डिवाइड बाई बेटा क्या आ जाएगा यहाँ पर, एन फैक्टर आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, एन फैक्टर। तो इसको आप बॉक्स बना लीजिए। देखो इस चैप्टर में एन फैक्टर क्या होगा, वैलेंसी शो करेगा। इस चैप्टर में क्या ना कि तुम्हारा देखो मेटल आता है, तो मेटल क्या करेगा, कैथोड पे डिपॉजिट होगा। तो स्पेशली क्या ना, जो भी एलिमेंट है तो एलिमेंट की एन फैक्टर में क्या रखोगे, वैलेंसी रखोगे। तो यहाँ पर आप इसको नोटिस कर सकते हो, एन फैक्टर मीन्स वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। जैसे मान लो सपोज तुम्हारे पास कॉपर है, बेटा कॉपर की वैलेंसी कितना होगा, +2 होगा। सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी कितना होगा, 1। तो दिस इज द एन फैक्टर। अंडरस्टैंड हो क्या। और ये सारी वैल्यू क्या है ना, सपोज क्या ना, मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ। इसको आप सपोज क्या ना, इक्वेशन 1 दे दीजिए। ओके, ये सारी वैल्यू उठा करके क्या ना इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखो हमारे पास कुछ इक्वेशन ऐसे निकल के आएगा, यानी मास इक्वल टू कुछ ऐसे आएगा। जेड की वैल्यू उठा के पुट करो, देखो जेड की वैल्यू उठा के कुछ ऐसे पुट करोगे तो आएगा मोलर मास डिवाइड बाई 96,500 कूलम, और ये बेटा एन फैक्टर, और ये आई इंटू टी। तो ये तुम्हारा हो गया जनरलाइज्ड इक्वेशन ऑफ फैराडेज लॉ। तो फैराडेज का देखो ये फॉर्मूला बन गया अच्छे से, यानी मास ऑफ द सब्सटेंसेस, या इसको क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सब्सटेंसेस लिबरेटेड एट कैथोड। ये ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, मोलर मास जो भी तुम्हारे पास एलिमेंट होगा। जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का मोलर मास, कॉपर होगा तो बेटा कॉपर का मोलर मास होगा, और 96,500 हो गया। और ये क्या हो गया, एन फैक्टर क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी। आई क्या है तुम्हारे पास इसमें, आई बेटा क्या है ना, करंट होता है। टी क्या होता है, टाइम। तो ये सारे कैलकुलेशन से आप क्या ना कि कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होता है, बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया। ये इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे था। इसके बाद क्या ना देखो फैराडेज का सेकेंड लॉ भी आता है। फैराडेज का बेटा क्या आता है, सेकेंड लॉ भी आता है। तो उसको सीखेंगे हम लोग अपने अगले लेक्चर में। बस आज इतना ही, थैंक यू।